So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the way of cellular changes due. बेसिकली टॉपिक से ही पता चलता है जो सेल में कौन कौन सा चेंजेस होता है जो इंजरी होने से, सेल इंजरी होने से। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो सबको पता है जो सेलुलर इंजरी है तो सेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सेल्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। when the it is exposed to the harmful conditions then it will cause under cell injury। तो जब भी हमारा जो होता है जो सेल्स, ठीक है, कोई सा भी सेल्स हो सकता है, बोन सेल्स या मसल सेल्स, ठीक है, तो वो जब भी हार्मफुल स्टिमुलाई कौन सा होगा? तो हमारा सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज करके उसको डैमेज करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारा सेल का मतलब फिजियोलॉजी चेंज कर देता है, स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। की वजह से क्या होता है, हमारा सेल डैमेज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल इंजरी। तो सेल इंजरी में भी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। रिवर्सिबल क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट सेल आता है एंड इसमें सेल जो है रिकवर कर लेता है। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है, जो रिकवर नहीं करता है, सेल डेथ हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग सेल इंजरी हेल्प्स इन, तो हम लोग को सेल इंजरी क्यों पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी बहुत सारा डिजीज है तो डिजीज कैसे हो रहा है, डिजीज का डायग्नोसिस में, ठीक है, वो पता चलता है। फिर आता है ड्रग थेरेपी, हम हमारा कौन सा सेल इफेक्टेड है, उसी से हमको पता चलेगा कौन सा मेडिसिन वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, फिर आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो ये सब किसके पे डिपेंड रहता है, आपका सेल इंजरी के बारे में अगर सही से पता रहेगा तभी आप को ये सब चीज़ हम लोग को एक मीन्स पता चल पाएगा। फिर आता है आपका सेल स्वेलिंग, तो स्वेलिंग क्या होता है, जो वहाँ पे आपका वाटर कंटेंट बढ़ जा रहा है, मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आपका। स्वेल मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ इन्फ्लामेशन होता है तो जिसका क्या होता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, तो स्वेलिंग को नॉर्मली क्या बोलते हैं, सूजन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसको अदर टर्म में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइड्रोपिक चेंजेस। हाइड्रोपिक चेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर का कंटेंट बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से क्या आ रहा है, सेल का स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड अर्लीस्ट साइन ऑफ द सेल इंजरी। तो कभी भी स्वेलिंग होता है ना, सेल स्वेलिंग, तो उससे क्या पता चलता है, ये फर्स्ट साइन होता है हमारा सेल इंजरी का। ठीक है, बोलते हैं ना फर्स्ट सिम्टम, तो फर्स्ट सिम्टम कोई भी हमारा सेल इंजरी होता है क्या पता चलता है, स्वेलिंग से। स्वेलिंग हुआ है मतलब हम लोग को पता चलता है वो हमारा सेल इंजरी का फर्स्ट साइन है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अदर टर्म में हाइड्रोपिक डिजेनरेशन भी बोलते हैं। एंड इसका कॉजेज कौन सा है, जो आपका फेल्योर इन सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप क्या करता है, जो हमारा सेल्स में कंट्रैक्शन में भी काम करता है, इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है ना। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका मीन्स हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एज वेल एज जो हमारा बॉडी में बहुत सारा फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए आयंस का जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें फेल्यूर होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो परमेबिलिटी जो है लॉस्ट कर देता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड कंटेंट जो है सेल के अंदर बढ़ते जाता है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, सूजन होगा एंड फाइनली क्या होगा, सेल का साइज बढ़ते बढ़ते एक लिमिट के बाद वो ब्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका फीचर्स क्या क्या सब है, इंक्रीज सेल साइज, इन सेल स्वेलिंग होने से क्या होता है, सेल साइज बढ़ जाता है। सेकेंड क्या है, पेल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो रहता है ना, वह सेल में जो फ्लूइड टाइप कंटेंट, उसका कलर कैसा होगा, येलोइश दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, स्लाइटली येलोइश। देन है स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। के सेल स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेलुलर ऑर्गेनल है तो ये भी स्वेल हो जाता है। ठीक है, एंड ये अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल होगा तो इसके वजह से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, कम हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से क्या होगा, आपका जो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जो फाइनली क्या इम्पैक्ट करेगा, सेल इंजरी पे इम्पैक्ट करता है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ सेल स्वेलिंग, मीन्स कैसे हमारा सेल स्वेल होता है। तो इंजरी होने की वजह से क्या होता है, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एनर्जी जब ऑक्सीजन से ही ना हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फेल्यूर द सोडियम पंप। कोई भी पंप को काम करने के क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी जब ही प्रोडक्शन कम होगा तो ये काम सही से नहीं कर पाएगा, तो हमारा सोडियम पंप है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम एक्यूमुलेट्स इन सेल। सोडियम कहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, सेल के अंदर में।
मीन इंट्रासेलुलर जो है सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर इंटर्स एंड सेल स्वेलिंग अकर्स। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो होता है, जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस में जो वाटर रहता है ना, वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारा सेल के अंदर में। जिसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर। इफ इंजरी कंटिन्यूस इरिवर्सिबल डैमेज अकर्स। अगर ये इसको सही से, सेल स्वेलिंग का एक टाइप का डिजॉर्डर है, तो इसको अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल डैमेज कर देगा। किसको करेगा, हमारा सेल्स को। तो इरिवर्सिबल होगा मीन्स क्या, सेल डेथ होगा फाइनली, क्योंकि इरिवर्सिबल में सेल रिकवरी नहीं होता है। फिर आता है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है, जमा होना, ठीक है। तो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल्स। इसमें क्या होता है, नॉर्मल एंड वेल एज एबनॉर्मल। नॉर्मल हो रहा है मीन्स कि हमारे सेल के लिए सही है, लेकिन वही चीज, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा या कम हो जा रहा है, एबनॉर्मलिटी उसी को ना बोलते हैं, जब वो अपना फिजियोलॉजी को अल्टर कर दिया। मीन्स क्या, जो नॉर्मली का कंसंट्रेशन जो था उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में वहाँ पे सोडियम या वाटर का डिपोजिशन होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो इस कहाँ पे डिपॉजिट होगा, हमारा सेल के अंदर में। तो इट अकर्स ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन। तो ये कब होता है हमारा इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, जब जो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है किसके बीच में, प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये तीनों जो है, प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या है, प्रोडक्शन किसका, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सोडियम पंप का फेलियर हो जाता है, एंड वो क्या करता है, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है बढ़ जाता है हमारा सेल के अंदर, ठीक है। क्लियर। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप का इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होता है। पहला कौन सा है, फैट एक्यूमुलेशन, सेकेंड वन प्रोटीन, एंड थर्ड वन पिगमेंट। फैट का जब डिपोजिट, एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है, उसका जमा होना। फैट भी जमा होता है, प्रोटीन भी होता है, पिगमेंट भी होता है। पिगमेंट कोई सा भी हो सकता है, आइदर इट शुड बी बाइल या कोई सा भी बॉडी पिगमेंट, ठीक है। तो पहला कौन सा है, फैट एक्यूमुलेशन। तो फैट एक्यूमुलेशन मीन्स क्या, फैटी चेंजेस इसको बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि फैट का पहले नॉर्मल कंसंट्रेशन में था, अभी क्या था, ज़्यादा कंसंट्रेशन में फैट आना शुरू हो गया। वो भी तो डिपॉजिट होते रहता है ना। तो इट इज कॉमन इन फैटी लीवर। फैटी लीवर एक डिजॉर्डर होता है, जो बेसिकली उसमें क्या होता है, फैट जो है, जो आपका लीवर वाला में लीवर सेल्स होता है ना, हेपेटिक सेल्स, तो वहाँ पे फैट जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा लीवर का फंक्शनिंग इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड हम लोग जानते हैं लीवर का मेन काम रहता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म करना। तो मेटाबॉलिज्म को ये हैम्पर कर देता है, ठीक है। तो अगर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगा है लीवर में, तो जिसकी वजह से, किस वजह से होता है, एल्कोहल कंजम्पशन, एल्कोहल का एक्सेस कम करने की वजह से होता है। देन तो ओबिसिटी। ओबिसिटी मीन्स क्या, जो किसी में मोटापा बढ़ गया, ठीक है। तो मोटापा में क्या होता है, फैट का ही लेयर में बढ़ता है। मीन्स आपका फैटी डाइट ले रहे हैं, लेकिन हम उसको बॉडी से, फैट क्या है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम, फैट कब बढ़ता है, जब हम लोग खाना खा रहे हैं लेकिन कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में ये बढ़ता है। फिर थर्ड वन क्या है आपका, डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज जो है आपका, तो आपका मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो तो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जा रहता है। इंसुलिन का क्या क्या रहता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट करके रखने का, वो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ा रहता है, ठीक है। फिर आता है आपका मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, जो आपका, तो किसी में जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं ले पा रहा है, ठीक है, मीन्स प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसके क्या इफेक्ट शो करेगा, द लीवर बिकम इनलार्ज एंड येलो। तो लीवर जो है सो आपका, यही आगे चल के हेपेटाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं ना, जॉन्डिस में क्या होता है, शरीर पीला हो जाता है ना। तो ये आपका क्या होगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा फैट का डिपॉजिट होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, एंड लीवर जो है येलोइश शो करने लगेगा, ठीक है। एंड इट में लीड्स टू द लीवर डिस्फंक्शन। ऑब्वियसली जब फैट का डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा, हमारा लीवर का जो हेपेटिक सेल्स है वो सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा लीवर टोटली डिस्फंक्शन हो जाएगा। मीन्स कोई सा भी चीज़ खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा। ड्रग का भी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में ही होता है, क्लियर। फिर आता है आपका प्रोटीन एक्यूमुलेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन का बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोडक्शन
बढ़ रहा है एंड जो यूज हो रहा है यूटिलाइजेशन वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू द एक्सेस प्रोटीन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस ब्रेकडाउन। तो हम लोग प्रोटीन जो देते हैं डाइट में तो वो क्या करता है हमारे बॉडी में, वो ब्रेक करके बॉडी सेल्स को बिल्डअप करता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो एक्सेस प्रोटीन हम तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी में जो है जो उसका काम कम है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कम प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होगा बॉडी में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है आपका सीन इन किडनी डिजीज एंड मेटाबॉलिक डिजॉर्डर। तो किसमें ज़्यादातर ये ऑब्जर्व होता है आपका प्रोटीन एक्यूमुलेशन, किडनी डिजॉर्डर में या मेटाबॉलिक डिजॉर्डर। मेटाबॉलिक डिजॉर्डर में मतलब क्या होगा, डायबिटीज में भी हो सकता है, ठीक है। जाता है इसका इफेक्ट्स। तो ये क्या, इससे इस मतलब प्रोटीन एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हो सकता है, सेल डैमेज हो सकता है एंड सेल जो अपना प्रो मीन्स इफिकेसी मीन्स क्या, जो सेल का जो काम रहता है, ठीक है। जैसे हमारा लीवर सेल्स है, उसका काम क्या है, जो एंजाइम का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारा अदर सेल्स है जैसे मसल सेल्स है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो वो सब नहीं कर पाएगा, सेल जो है टोटली फंक्शन लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका पिगमेंट एक्यूमुलेशन। तो पिगमेंट जो है ना हमारा बॉडी में भी रहता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन कलर को मिलता है, ठीक है। तो ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से हम स्किन कलर जो रहता है ना, वो किससे पे डिपेंड रहता है, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट मीन्स क्या होता है, कलर, ठीक है। तो पिगमेंट्स आर कलर्ड सब्सटेंसेस सीन इन सेल्स। तो पिगमेंट्स क्या है, कलरफुल सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो का टाइप्स देखते हैं, तो दो टाइप में ये हमारा पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है। पहला कौन सा है, एंडोजीनियस पिगमेंट्स एंड सेकेंड वन इज एक्सोजीनियस पिगमेंट। एंडोजीनियस मीन्स जो हमारा ऑलरेडी बॉडी में फॉर्म होता है, ठीक है। एक्सोजीनियस मीन्स जो हम आउटसोर्स मीन्स पॉल्यूशन के थ्रू या कोई भी फूड के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाता है। तो इंडोजीनियस में कौन कौन सा आ जाएगा, मेलानिन एंड बिलीरुबिन। बिलीरुबिन भी जो हमारा जो है ना कहाँ पे सिक्रेट होता है, हमारा लीवर में ही सिक्रेट होता है, ठीक है। जो बाइल जूस बोलते हैं ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, उसमें कौन सा रहता है, बिलीरुबिन ही रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा स्टूल का जो है जो कलर येलोइश देता है, ठीक है। तो ये भी हमारा बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो ये किस में आ जाएगा, इंडोजीनियस पिगमेंट में। सेकेंड वन क्या है, एक्सोजीनियस। तो एक्सोजीनियस कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है। जैसे आपका कार्बन, कार्बन कहाँ पे रहता है, तो पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन कोई सा भी हो सकता है, स्मोक भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन टिश्यू। तो ये क्या है आपका, पैथोलॉजिकल मीन्स क्या, जो डिजीज स्टेट बताता है, ठीक है। एक था फिजियोलॉजिकल, एक था पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या होता है, बेसिकली एबनॉर्मली कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन टिश्यू, ठीक है। ये आपका ना पैथोलॉजिकल क्लास कैल्सिफिकेशन, सॉरी हम क्लासिफिकेशन बोल दिए थे। तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है, जो आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन जो है मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन आना शुरू हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम आयन का कहाँ पे काम रहता है, एक्टिन एंड मायोसिन पे वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारा कार्डियक मसल्स भी, ठीक है। सोडियम का भी वहाँ पे रोल रहता है, लेकिन कैल्शियम का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यू टू टिश्यू डैमेज। ये कब कैसे होता है, टिश्यू डैमेज होने की वजह से, या डिस्टर्बेंस इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म में मीन्स क्या, जो नॉर्मली मेटाबॉलिज्म में अगर अल्टरेशन आएगा, चेंजेस आएगा, तो जिसकी वजह से भी ये कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस डिस्टर्बेंस मीन्स क्या, जो हमारा बॉडी में कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं डाइट से, लेकिन यूज कम हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी क्या होगा, जो आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो दो फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कॉज करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम होना भी वो एबनॉर्मलिटीज में ही आता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन कौन सा आ जाएगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड सेकेंड वन नहीं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। दोनों को देखते हैं। तो पहला कौन सा है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो इट अकर्स इन डैमेज्ड और डेड टिश्यू। ये कहाँ पे होता है हमारा डिस्ट्रॉफिक
आइदर वो टिश्यू जो है डैमेज हो या डेथ हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल जो है नॉर्मल रहता है इसके डिस्ट्रॉफिक में। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली जो डेड सेल्स, टिश्यू क्या है जो सेल्स से ही मिलके बनता है ना, उसमें आपका डेड सेल्स आ जाएगा। अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स, तो ये अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, जो हमारा ब्लड वेसल्स में जो जो प्लेग फॉर्म होता है ना, तो क्या करता है, जो वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स को जो नैरो कर देता है, ब्लॉकेज नहीं कर देता है हमारा ब्लड वेसल्स को, तो वो किसकी वजह से होता है, अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स की वजह से। ट्यूबरक्लोस लीसन्स, तो हमारा ट्यूबरक्लोसिस लिएसन्स जो है ना, लिएसन्स मीन्स क्या होता है, तो घाव या उंड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में इसके ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या हो रहा है, तो कोई सा भी टिश्यू में डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों जो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का, ठीक है। फिर आता है आपका मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, तो इट अकर्स इन नॉर्मल टिश्यू। एंड सेकेंड वन क्या है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल उसमें क्या था, डायस्ट्रोफिक में नॉर्मल था, लेकिन इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मेन कॉजेज क्या है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म, थायराइड ने है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड का सिक्रेशन जो है ना, उसमें उस पर वेरिएशन करे। हाइपर है मीन्स क्या होता है, बढ़ जा रहा है। तो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, वो क्या करता है, जो हमारा T3 T4 को सिक्रेट करता है ना, जो हमारा क्या करता है, जो बॉडी में मीन्स क्या, जो थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर सेकेंड वन क्या है, विटामिन डी टॉक्सिसिटी। विटामिन डी टॉक्सिसिटी मीन्स क्या, जो कोई भी ड्रग का ओवरडोज लेने से या उसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या करता है, वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। जैसे हम लोग कोई कोई सी ड्रग देना है 500 mg, और वो हम जो है सो रेगुलर यूज करते रहे या अनटाइमली ले लिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग का कॉम्पोजिशन कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ते जाएगा। एंड कोई भी ड्रग जो है, जो जब कोई भी एक रेंज से ज़्यादा लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा सेल को ही हार्म करेगा, ठीक है। तो जिसके में क्या हो रहा है, विटामिन डी का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, विटामिन डी टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। फिर आता है बोन डिजीजेस, तो बोन से रिलेटेड डिजीजेस वो सब किस में आता है, आपका मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में, क्लियर। फिर आता है आपका इंजाइम लीकेज, तो इंजाइम लीकेज, लीकेज में क्या होता है, तो इधर वो ब्रस्ट होके वो आपका इंजाइम निकल जा रहा है। ऑटोलाइसिस पढ़े थे ना, मीन्स सेल जो है खुद ही ब्रस्ट होके सेल का कंटेंट निकल जा रहा है। तो इसमें क्या रहा है, द डैमेज सेल्स रिलीज एंजाइम इनटू द ब्लड। तो इसमें क्या है, हमारा जो डैमेज सेल है, तो वो क्या हो रहा है, जो खुद ब्रस्ट हो जा रहा है, ठीक है। ऑटोलाइसिस क्या, जो सेल्फ वो जो है ब्रस्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसके अंदर जो इंजाइम है, जब ब्रस्ट कर जाएगा कोई भी चीज़ तो लीक ही करता है ना, ठीक है। तो वो लीक होके कहाँ जाएगा, हमारा ब्लड में। एंड में कौन कौन सा आता है, तो आपका एग्जांपल्स में लीवर में जो है कौन कौन सा रहता है, ALT एंड AST। हार्ट में कौन सा रहता है, ट्रोपोनिन। तो ये सब जो लीकेजेस एंजाइम का नाम है, ठीक है। ये दोनों है ना, जैसे लीवर में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, ALT एंड AST। एंड हार्ट में कौन सा होता है, ट्रोपोनिन, क्लियर। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, तो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस में आ जाएगा एंजाइम लेवल हेल्प्स टू डिटेक्ट ऑर्गन डैमेज। तो ये डायग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, कोई भी डिजीज का कारण पता करते हैं, जो कौन सा डिजॉर्डर है, ठीक है। जैसे किसी को बहुत दिन से खांसी हो रहा है, वैसे तो नहीं पता है कि उसको TB होगा या दूसरा कोई डिजीज होगा, कब पता चलता है, जब उसका जांच करवाते हैं। वही ऐसे ये है जो आपका डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें क्या होता है, जो एंजाइम का जो लेवल्स के वजह से, मीन्स लेवल्स मीन्स क्या, उसका कंसंट्रेशन या अमाउंट के अकॉर्डिंग पता चलता है, जो वो मीन्स कौन सा डिजॉर्डर है, ठीक है। मीन्स अगर एंजाइम का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो हार्ट में है तो वो उससे पता चलेगा वो कौन सा डिजॉर्डर है, अगर लीवर में है तो वो कौन सा डिजॉर्डर है, क्लियर। तो पहला कौन सा है इसमें, आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में क्या आता है, आपका अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, कोई भी डिजीज का पहले से पता चल जाता है, ठीक है। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट एंड रिस्पॉन्स, उसको मॉनिटर करेगा, मीन्स पहले उसको चेक करेगा, फिर उसको चेक करेगा जो कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया कौन सा एंटीबायोटिक से किल होता है, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एंड फाइनली जो है, जो ड्रग का रिस्पॉन्स से जो देखेंगे, जो वो
जो डिजॉर्डर है, ठीक है, वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो वो सब किससे पता चलता है, हमारा डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस। इसी से तो पता चलता है जो हमारा कौन सा, हम लोग जानते हैं जो हमारा जो एंजाइम लीक हो रहा है, लेकिन कौन सा जगह पे लीक हो रहा है और कौन सा एंजाइम है, तो वो पता रहेगा, तभी तो हमको पता चलेगा जो कौन सा डिजॉर्डर कॉज हो रहा है। ठीक है, फिर आता है इसका एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हाई एएलटी और एएसटी, अगर वो लीवर में डैमेज हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पे लीवर से रिलेटेड डिस्फंक्शन है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, एएलटी और एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या पता चलेगा, तो लीवर डैमेज है। ठीक है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लीवर से रिलेटेड ट्रीटमेंट देंगे। सेम ऐसे ही अगर हाई ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या पता चलेगा, हार्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो आज इसका समरी देखते हैं। तो सेल इंजरी लीड्स टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, मीन्स सेल इंजरी होता है तो क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, देन फंक्शन में भी चेंजेस आएगा। एंड इम्पॉर्टेंट इंक्लूड कौन कौन सा चीज़ होता है इसमें, सेल स्वेलिंग होता है, फिर आपका एक्यूमुलेशन होता है, किस चीज़ का, फ्लूइड का। ठीक है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सेल जो है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी स्लोली डिस्फंक्शन हो जाएगा, मीन्स सही से काम नहीं करेगा। एंड कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन होने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम का कंसंट्रेशन एबनॉर्मल हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, एंजाइम लीकेज इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस। तो एंजाइम लीकेज क्या कर रहा है, हम लोग को हेल्प कर रहा है बॉडी में, मीन्स डायग्नोसिस पर्पज के लिए। इससे क्या पता चलता है, जो अगर हार्ट से रिलेटेड डिजॉर्डर है तो उसके लिए क्या देखेंगे, प्रोपेनिन का कंसंट्रेशन कितना, अगर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, मीन्स हार्ट से रिलेटेड डिजॉर्डर है। ठीक है, या एएलटी एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो जिससे क्या पता चलेगा, हमारा लीवर से रिलेटेड कोई डिजॉर्डर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक